हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है उद्गम, जो कि CSIR नेट JRF एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिक है। तो चलिए, लाइफ साइंस में जो पार्ट है, आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट देखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है एक अच्छा खासा वेटेज रखता है इस एग्जाम में। तो लास्ट टाइम हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के पार्ट में डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स देखा था, जो कि था ड्रोसोफिला में डेवलपमेंट। आज हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन अच्छा खासा। अगर इसको आप कवर करते हो तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो एग्जाम में। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 14। और प्रीवियस क्लास की बात करें कि जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था आप लोगों के साथ, हमने इकोलॉजी और इवोल्यूशन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 2023, और स्पेसिफिकली पार्ट 3 के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि 2023 के एग्जाम में मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में आए थे। वो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर किसी ने नहीं देखा है, किसी को नहीं पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं इजीली। देखो, आज का जो टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस, हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे मेटामॉर्फोसिस का। हम मेटामॉर्फोसिस देखेंगे एंड उसका हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे हम। और ये जो मेटामॉर्फोसिस है, ये मेनली जो है एम्फीबियंस में हम मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे। सेकंड पे मेटामॉर्फोसिस जो है वो इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट हार्मोन के बारे में बात करेंगे। इंसेक्ट हार्मोन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आता है। चलो देखो देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो भी पार्ट है वो यहाँ पे आपको रिटर्न में मिल जाएगा। नोट्स बनाने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आपको अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक जो भी है वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो भी लिखा है एज इट इज वहां से आप ले सकते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस की अगर बात करें, अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस एक्चुअल में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस में हम क्या देखते हैं? मेटामॉर्फोसिस एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसमें जिसमें आ, जो लार्वा होता है, लेस एडवांस लार्वा विल चेंज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स एडल्ट। जो लार्वा है वो कॉम्प्लेक्स एडल्ट के अंदर चेंज होता है, दिस इज मेटामॉर्फोसिस। अब ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंपल लार्वा जो है वो कॉम्प्लेक्स एडल्ट के अंदर चेंज हो जा रहा है, तो क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, ये हो गया मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस टर्म देख के घबराने की बात नहीं है कि जो लार्वा है वो एडल्ट में चेंज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। डेफिनेशन गिवन है। मेटामॉर्फोसिस जो है वो यूजुअली दो टाइप का होता है। एक को तो हम बोलते हैं क्या? प्रोग्रेसिव। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और दूसरा जो मेटामॉर्फोसिस का टाइप है वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव, इसके साथ में आप लिख दो मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। देखो, मेटामॉर्फोसिस यहां पे क्या है कि लार्वा जो है वो कॉम्प्लेक्स एडल्ट के अंदर चेंज होना है। प्रोग्रेसिव में क्या है? प्रोग्रेसिव में जो सिंपल लार्वा है, जो सिंपल लार्वा है वो चेंज हो रहा है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एडल्ट के अंदर, कॉम्प्लेक्स एडल्ट के अंदर वो चेंज हो जा रहा है। ये है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को कहां पर मिलती है? यूजुअली जैसे कि एम्फीबियंस हो गए ना, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में ये हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की बात करें, रिट्रो, ठीक है, मतलब डिग्रेड टाइप की मेटामॉर्फोसिस, ये प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। लार्वा से एडल्ट में जो है वो प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। सिंपल लार्वा कॉम्प्लेक्स एडल्ट में चेंज हो रहा है प्रोग्रेसिव में।
यहां पर जो लार्वा है ना, जो लार्वा है वो है एडवांस, ठीक है, वो क्या है, वो है एडवांस। और जो एडल्ट है, ठीक है, जो एडल्ट है वो क्या है, वो एडवांस नहीं, वो सिंपल फॉर्म में है। वो क्या है, वो है सिंपल फॉर्म। तो इस तरह का जो मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमें हार्डमानिया में। कहां पर, ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिकेट्स में हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है हार्डमानिया। इनमें जो लार्वा होता है ना, लार्वा, ये है मोबाइल लार्वा। ये क्या होता है, मोबाइल लार्वा होता है ट्यूनिकेट्स में। लेकिन जो एडल्ट है वो क्या है, सेसाइल। सेसाइल का मतलब, या फिर मैं आपको सिंपली लिख दूं फिक्स्ड लार्वा। सबस्ट्रेटम के साथ वो लार्वा फिक्स्ड रहता है। सबस्ट्रेटम के साथ लार्वा जो है वो फिक्स रहता है। और इनका जो लार्वा है वो इट विल रिजेंबल्स लाइक लैम्प्रे। इट इज रिजेंबल टू द लैम्प्रे। लैम्प्रे से रिजेंबल करता है। और लैम्प्रे जो है वो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू हार्डमानिया। तो दिस इज मेटामॉर्फोसिस एंड टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। की एक मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव टाइप की होती है, दूसरी मेटामॉर्फोसिस रिट्रोग्रेसिव टाइप की होती है। हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जो कि रहने वाली है एम्फीबियन। तो एम्फीबियंस की जो मेटामॉर्फोसिस है, ये देखो, ये वही बातें हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं आपके साथ, कि ट्रांजिशनल फेज ड्यूरिंग विच सिंपल लेस कॉम्प्लेक्स लार्वा जो है दैट इज चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स एडल्ट, दिस इज मेटामॉर्फोसिस। इट कैन बी प्रोग्रेसिव, इट कैन बी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन द एम्फीबियंस वेयर द एडल्ट इज वेल डेवलप्ड, मोबाइल एंड टेरेस्ट्रियल। डिफरेंसेस देखेंगे कि हम एडल्ट में और लार्वा में क्या डिफरेंस रहने वाले हैं। और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कैन बी सीन इन द ट्यूनिकेट्स वेयर द एडल्ट इज सेडेंट्री और द सेसाइल और द फिक्स्ड। एडल्ट फिक्स्ड रहता है लेकिन लार्वा जो है वो मोबाइल लार्वा होता है। चलो अब हम देखते हैं किसके बारे में बात करते हैं, अब हम लार्वा के बारे में बात करते हैं। लार्वा और एडल्ट, दिस इज मेटामॉर्फिक चेंजेस इन द एम्फीबियंस। ये क्या है, दे आर द मेटामॉर्फोसिस। जब मेटामॉर्फोसिस होती है उसके बाद जो चेंजेस देखने को मिलते हैं फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, फ्रॉम लार्वा एडल्ट, लार्वा से एडल्ट की तरफ क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लोकोमोशन की बात करें, ये आप ये मान के चलो, ये कंसिडर करो दिमाग में, ये मान के चलो कि ये जो चीज आप देख रहे हो ये फ्रॉग्स में देख रहे हो। ये किस में देख रहे हो, फ्रॉग्स में। और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एम्फीबियन, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एम्फीबियंस की हम बात कर रहे हैं। और आप माइंड में ये कंसिडर करके चलो कि हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं। फ्रॉग का जो लार्वा होता है दैट इज टेडपोल। तो टेडपोल और एक अडल्ट फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है, आप ये कंसिडर करके चलो कि जो टेडपोल होता है वो कैसा होता है, एक्वेटिक। चेंजेस देखो, एक्वेटिक होता है, यहां पर टेल फिन प्रेजेंट होती है। और यहां पर टेल फिन तो छोड़ो, टेल लेस लार्वा होता है। और टेरेस्ट्रियल लार्वा होता है, एक्वेटिक फॉर्म से टेरेस्ट्रियल फॉर्म, टेल प्रेजेंट टेल अब्सेंट। दूसरी बात, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या चेंज आता है, यहां पर गिल्स, स्किन्स और लंग, तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहां पर केवल स्किन और लंग्स, ठीक है, मेजर ऑर्गन यहां पर लंग्स जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, यहां पर एरोटिक आर्क और यहां पर कैरोटिड आर्क। नर्वस सिस्टम की बात करें, एक तो निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन जो है इनमें अब्सेंट होती है लार्वा में, लेकिन एडल्ट फ्रॉग में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और पिगमेंट की बात करें, जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है यहां पर प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन, और यहां पर पोरफायरोप्सिन, ठीक है। यहां पर क्या है,
यहाँ पर जो पिगमेंट है दैट इज पोरफायरोप्सिन और यहाँ पर रोडोप्सिन। यहाँ पर ओक्यूलर मसल्स भी प्रेजेंट होती है जो कि किस में हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल। जो आईबॉल है ना, इधर 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 मूवमेंट देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से होता है, ओक्यूलर मसल्स की वजह से। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर अमोनोटेलिक, दैट्स व्हाई द टेडपोल आर और द लार्वा ऑफ एम्फीबियंस आर आल्सो अमोनोटेलिक। और यहाँ पर एडल्ट में हमें किस तरह का एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, यूरोटेलिक। अमोनोटेलिक, दीज आर द अमोनोटेलिक, दीज आर द यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। इंटेगुमेंट, स्किन की बात करो, एपिडर्मिस, हिंडर्मिस और म्यूकस ग्लैंड यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड अब्सेंट होते हैं, तो बात याद रखने की बात यह है कि म्यूकस ग्लैंड अब्सेंट। यहाँ पर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, केरेटिन प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड डर्मिस और म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो परसिस्ट करती हैं फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, जैसे कि क्या हो गए, लंग्स। ये क्या कर रहे हैं, ये परसिस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लार्वा टू द एडल्ट। कुछ चीजें परसिस्ट करती हैं, कुछ चीजें बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जैसे कि टेल गायब हो गई, जैसे कि गिल्स गायब हो गए, तो ये सारी चीजें जो है वो गायब हो जाती। चलो, अब बात आती है हमारे पास मेटामॉर्फोसिस एंड हार्मोनल रेगुलेशन, और ये बात चल रही है किन में, एम्फीबियंस में। हम लोग बात कर रहे हैं कि एम्फीबियंस में कौन से हार्मोनल चेंजेस देखने को और कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। की हार्मोनल रेगुलेशन, कि कौन से हॉर्मोन्स है जो रेगुलेट करते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो थायराइड हार्मोन जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस, और वी कैन से द थायराइड इज द रेगुलेटर ऑफ मेटामॉर्फोसिस। और यहां पर केवल और केवल थायराइड T3 का ही काम नहीं है, यहां पर थायराइड अलोंग विद आयोडीन, थायराइड अलोंग विद आयोडीन ये पार्टिसिपेट करते हैं, थायराइड अलोंग विद आयोडीन। गॉट इट। तो ये हॉर्मोन्स जो है वो जरूरी होते हैं मेटामॉर्फोसिस के लिए। देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मेजर चेंजेस किस किस में नहीं आते, कौन कौन से पार्ट में नहीं आते, तो लंग्स जो है वो परसिस्ट करते हैं, लंग्स जो है वो परसिस्ट करते हैं। और कौन कौन से ऑर्गन रिटेन्स रहते हैं, अगर यहां पर मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो कौन कौन सा पार्ट रिटेन रहेगा ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, तो उस पार्ट की अगर बात करें, जो पार्ट रिटेन रहता है वो है ब्रेन, वो है गट। ठीक है, गट एज इट इज रहता है, ब्रेन जो है वो भी एज इट इज ही रहता है, वो भी एज इट इज रहता है। तो ये जो हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस की अगर बात करेंगे एम्फीबियंस में, तो T3 जो है वो बिल्कुल ब्लाइंडली आपको याद रहना चाहिए कि T3 जो है वो पार्टिसिपेट करता है। अब T3 की अगर बात करें तो अगर हम सेल, टारगेट सेल की मैं बात कर रहा हूं, मैं टारगेट सेल की बात कर रहा हूं, टारगेट सेल में आएगा T3। ये आ गया टारगेट सेल में T3। अब सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ठीक है, ये यहां पर क्या है, T3 का जो रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर होता है, ये कैसा रिसेप्टर होता है, ये एक न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, हेटेरोडायमर की फॉर्म में ये काम करता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में काम करता है, हेटेरोडायमर की फॉर्म में ये रिसेप्टर काम करता है। ये हमारा हो गया मान के चलो न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको आप बोलते हो DNA। क्या होगा, T3 आया, T3 न्यूक्लियस में एंटर किया, क्योंकि रिसेप्टर जो है थायराइड का, ये मान के चलो आपकी थायराइड का रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर जो है वो एक हेटेरोडायमर होता है। क्या होता है, हेटेरोडायमर, और ये एक दूसरा है, इसको क्या बोलते हैं, RXR। ये क्या है, RXR, रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर। T3 यहां पे बाइंड करेगा, ये बनाएगा हेटेरोडायमर। यहां पे हमें देखने को मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन, क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन।
और ट्रांसलेशन। प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पर इफेक्ट की फॉर्म में देखने को मिलेगा। जो भी इफेक्ट यहाँ पे टारगेट सेल में T3 को शो करना है वो हमें यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा। सो दिस इज द न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर ऑफ T3। T3 का न्यूक्लियर रिसेप्टर है। और ये क्या है? रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर। ये क्या है? रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर। RXR रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर। और ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज विटामिन ए, विटामिन ए। So for the proper functioning of T3, vitamin A is required. For the proper functioning, for the proper functioning of T3, vitamin A is required. Vitamin A is required. ये रिक्वायरमेंट है T3 के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। रिसेप्टर का पता चल गया, न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दिस इज हेट्रोडायमर, दिस इज हेट्रोडायमर फॉर्म। मतलब अब वो अफेक्ट शो करेगा जब वो RXR रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर के साथ कंबाइन करता है, तब वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगा। चलो पीछे देखते हैं। तो केवल T3 की परजेंस यानी T3 का कंसंट्रेशन जो है वो भी डिसाइडिंग फैक्टर है। वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट फैक्टर है। थायराइड हार्मोन का केवल और केवल परजेंस होना ही नहीं, उसका कंसंट्रेशन भी सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करता है। और इसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन के बेसिस पे तीन जो है वो क्या है? इट कंप्राइजेज ऑफ 3 फेज। मेटामॉर्फोसिस में हमें 3 फेजेस देखने को मिलती हैं। वो 3 फेजेस कौन कौन सी हैं? चलो देखते हैं। पहली आती है सबसे पहले प्री मेटामॉर्फोसिस। 3 जो स्टेजेज हैं, 3 जो स्टेजेज हैं मेटामॉर्फोसिस के, या फिर हम बोलें कि 3 फेज जो है मेटामॉर्फ के, वो कौन कौन से हैं? क्योंकि हमने बात की है कि यहां पर कंसंट्रेशन भी मैटर करता है। T3 की कंसंट्रेशन भी यहां पर मैटर करती है। अगर मान के चलो कि T3 की कंसंट्रेशन बहुत कम है, T3 की कंसंट्रेशन बहुत कम है, न्यूक्लियर रिसेप्टर T3 का जो रिसेप्टर है उसका भी कंसंट्रेशन मान के चलो कम है, तो ये वाली जो फेज है, ये वाली फेज जो है वो क्या शो करेगी हमें? ये वाली फेज क्या शो करेगी? दिस इज प्री मेटामॉर्फोसिस। दिस इज नोन एज प्री मेटामॉर्फोसिस। देखो फेजेस 3 आएंगे। ये है प्री मेटामॉर्फोसिस। और जब कंसंट्रेशन कम रहती है, T3 की कम कंसंट्रेशन, T3 एट लो कंसंट्रेशन फॉर्म्स द T3 रिसेप्टर। कम कंसंट्रेशन पे ये क्या बनाएगा? T3 के रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन करता रहेगा। अब रिसेप्टर धीरे धीरे रिसेप्टर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। मान के चलो कि T3 का अमाउंट जो है वो बढ़ गया। एक एरो को यहां पर शो कर दो कुछ इस तरह से, ताकि ये ना पता चले कि T3 है ही नहीं। एक एरो इस तरह से शो कर दो, यहां पर एक एरो इस तरह। अब एक तो फेज ये है, दूसरी फेज ये है कि T3 का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा और बढ़ा, और ये पहले से ही T3 के रिसेप्टर जो है वो बना रहा था। ये हो गए T3 के रिसेप्टर्स। अब ये जो फेज है, इस फेज में भी क्या, इस फेज को क्या बोलते हैं? प्रो मेटामोर, क्या बोलेंगे? प्रो मेटामोरफोस। और प्रो मेटामोरफोसिस में आप ये मान के चलो कि T3 के रिसेप्टर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। आप कंसंट्रेशन की तरफ देखते जाओ। प्री मेटामोरफोसिस, प्रो मेटामोरफोसिस, और फाइनली आता है मेटामोरफोसिस। फाइनली क्या आता है? थर्ड पे जो आता है दैट इज मेटामोरफोसिस। मेटा
मोर्फोसिस, इसको हमें लिखना है उधर। और कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, अगर कंसंट्रेशन की बात करो तो T3 जो है उसका कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज, और T3 के जो रिसेप्टर्स हैं उनका भी कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ। अब जो फेज आती है उस फेज को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। द फेज इज नोन एज मेटामॉर्फ। अब हमें विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे मेटामॉर्फोसिस में, जो भी चेंज हुए हैं। जैसे हमने बात की थी पीछे कि चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं लार्वा से एडल्ट की तरफ, तो बीच का जो स्टेजेस है वहां पर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। T3 का कंसंट्रेशन जो है वो धीरे 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 इंक्रीज होता जा रहा है। T3 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है, और हमें यहाँ पर विजिबल चेंज या मेटामॉर्फोसिस जो है वो विजिबल होती है। यहां पर मेटामॉर्फोसिस जो है वो विजिबल हो जाएगी। मेटामॉर्फोसिस ये क्या है, विजिबल। मेटामॉर्फोसिस इज विजिबल राइट नाउ, राइट हियर। अब हमें पता चल जाएगा मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म हो। बात करो कंसंट्रेशन की, तो अगर हम यहां से बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या हुआ है, T3 का कंसंट्रेशन राइज हो रहा है इस डायरेक्शन में मेटामॉर्फोसिस की तरफ। दी प्री मेटामॉर्फोसिस, प्रो मेटामॉर्फोसिस, एंड फाइनली क्या है हमारे पास, मेटामॉर्फोसिस है। फाइनली क्या है हमारे पास, मेटामॉर्फोसिस है। अब कुछ चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो है मैंने अभी आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। अब कुछ चीजें देखो, मान के चलो कि हमारे पास एक ये कंडीशन है, ठीक है? हमारे पास एक ये कंडीशन है, और आप ये को टेडपोल मान के चलो, ये एक टेडपोल है, और इस टेडपोल में मेटामॉर्फोसिस हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है मेटा, ये नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये क्या है, दिस इज नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस, और यहाँ पे नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट। दूसरा केस ये है, दूसरा कंडीशन ये है, ये एक और कंडीशन है। हमने क्या किया, हमने टेडपोल का थायराइड ग्लैंड जो है वो रिमूव कर दिया। इसमें क्या किया, इस कंडीशन में क्या है, इसमें थायराइड जो है वो रिमूव कर दिया। थायराइड रिमूव, भाई ये कहां से आएगा, T3 थायराइड से ही आएगा। थायराइड हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको T3 जो है वो एक्सटर्नल दे रहे हैं, और एक कुछ इस तरह से T3 दे रहे हैं कि धीरे धीरे T3 की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये T3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो ये वाला जो कंडीशन है, मान के चलो इसका नाम है ए, ये कंडीशन है हमारे पास ए, ये कंडीशन है हमारे पास बी, और एक और कंडीशन की हम बात करेंगे। तो यहां थायराइड रिमूव कर दिया है, लेकिन हम T3 जो है वो एक्सटर्नली दे रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में भी जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, यहां पर भी नॉर्मल डेवलपमेंट हमें देखने को, नॉर्मल डेवलपमेंट। तो तीसरे केस पे आने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। जब मेटामॉर्फोसिस परफॉर्म हो रहा होता है, जब मेटामॉर्फोसिस होता है, तब क्या होता है, टेल जो है वो रिग्रेस हो जाती है। टेल जो है वो रिग्रेस हो जाती है। टेल आप ये मान के चलो कि टेल में रिग्रेशन हो जाता है। और टेल में रिग्रेशन कब होगा, टेल में रिग्रेशन कब होगा, पीछे कुछ लिखा है क्या, टेल में रिग्रेशन केवल तब होगा जब हमें लिम्स देखने को मिल जाए। जो लिम्स है ना, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, जैसे ही फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स अपीयर होते हैं, टेल में हमें रिग्रेशन देखने को मिलता है, मतलब टेल जो है वो गायब हो जाती है। तीसरा केस पे आओ, अब तीसरा थर्ड केस, ए कंडीशन हो गई, बी हो गई, और ये है वाली कंडीशन, दिस इज कंडीशन सी, ए बी एंड सी। आप ये मान के चलो ये एक टैडपोल एक और बना दिया। ये दिख तो रहा है फिश के जैसा, लेकिन आप इसको कंसिडर करो कि ये क्या है, टैडपोल है, या ये एक लार्वा है। अब एम्फीबियंस में स्टडी कर रहे हैं, तो एम्फीबियन कोई भी हो सकता है, एम्फीबियन कोई भी हो सकता है।
अब इस केस में क्या है, इस केस में हमने क्या कर दिया, हमने ये है टी केस, हमने T3 दे दिया, T3, और एकदम से इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या दे दिया हमने, T3। और हमें क्या देखने को मिलेगा इस केस में, इस केस में हमें देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स। मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स, मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स का मतलब मेटामॉर्फोसिस जो है वो अपनी लास्ट स्टेजेस में जो है वो एंटर करेगा। और लास्ट स्टेजेस में एंटर करने का मतलब ये है कि यहां पर हमें जो रिग्रेशन ऑफ टेल जो है वो कब देखने को मिलेगा, इवन बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स। यहां क्या होगा, टेल जो है वो पहले रिग्रेस कर जाएगी, रिग्रेशन ऑफ टेल बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ लिम, द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में पहले हमें लिम्स देखने को मिलेंगी, और जैसे ही लिम्स देखने को मिलेंगी टेल का क्या हो जाएगा, टेल का हो जाएगा रिग्रेशन, टेल जो है वो रिग्रेस कर जाएगी। एक्चुअल में टेल में क्या होता है, एपोप्टोसिस देखने को मिलता है। तो अगर बात करें कि किसमें ज्यादा फास्ट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगा, तो ए जो है, ए और बी वाली कंडीशन में सेम मेटामॉर्फोसिस रहेगी। ए और बी वाली कंडीशन में मेटामॉर्फिक रेट जो है वो सेम रहेगा, और सी जो है, सी इज फास्टर देन ए एंड बी। तो इसमें जो है वो मेटामॉर्फोसिस फास्ट रहेगी, मेटामॉर्फोसिस फास्टर है। ठीक है, अगर हम T3 की कंसंट्रेशन एब्रप्टली राइज कर देते हैं, T3 की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा, मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। टेल जो है वो लिम्स के डेवलपमेंट होने से पहले ही क्या हो जाएगी, रिग्रेस कर जाएगी। यहां पे शायद कुछ लिखा होगा मेंशन, यहाँ पे मेंशन है ना। चलो, ये वो पॉइंट है जिसकी अभी हमने बात की है। आप क्या करो, आप डायग्राम देखते चले जाओ, आप समझते चले जाओ, उसके बाद ये जो चीजें हैं ये आप उसको रीड कर लो, इन चीजों को रीड कर लो। जहां पे ये स्लाइड आपको दिख रही है वहां पे आप इन चीजों को स्टॉप करो और उन चीजों को देखो, आप राइट कर सकते हो, ठीक है, आप उसको लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखो कि जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है। जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग तरह से बिहेव शो। ये मान के चलो, मैंने एक बना दिया, ये लार्वा है, और ये लार्वा का कौन सा रीजन है, ये है हेड रीजन, ये है ट्रंक रीजन, और ये क्या है, ये है टेल रीजन। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं इसको टेल रीजन, हेड, ट्रंक और टेल। जो ये सेल्स हैं जो यहां पर मान के चलो यहां से लेके यहां तक टेल वाला रीजन, ये सेल्स प्रेजेंट, ये टेल की जो सेल है वो प्रेजेंट। मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि T3 के रेस्पॉन्स में ये जो सेल्स हैं अलग अलग रीजन की वो अलग अलग तरह से बिहेव शो करती है। T3 की प्रेजेंस में ये जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह से बिहेव शो करते हैं। मान के चलो T3 है, T3 है, हेड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, टेल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और ट्रंक के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तीनों के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं हम। तो T3 की प्रेजेंस में हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, T3 जो है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड ट्रंक। T3 क्या करता है, इट प्रोमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक का वो डेवलपमेंट जो है वो शो, इसमें तो देखने को मिलेगा डेवलपमेंट, लेकिन टेल जो है वो रेग्रेस कर जाती है। टेल में क्या देखने को मिलता है, टेल जो है वो क्या कर गई, वो रिग्रेस कर गई है। और वो रिग्रेस क्यों करती है, क्योंकि T3 के रेस्पॉन्स में जो ये रीजन है, जो ये पार्ट है, वो क्या रिलीज करता है, वो एक कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स रिलीज करता है। मान के चलो T3 आया, ठीक है, T3 आया,
ये आया T3, और T3 जो है वो एंटर करेगा अपने रिसेप्टर, ये सेल है, ठीक है। इस सेल को मैं यहां पर शो कर रहा हूं लार्ज फॉर्म, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये आया T3, ठीक है। ये क्या आ रहा है, T3 आया। सेल कौन सी है, टेल की सेल है। T3 चला गया, ये मान के चलो T3 है। T3 जाएगा न्यूक्लियस में, T3 चला गया है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर रिसेप्टर है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशन। और प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोडक्ट जो है वो कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे कि कोलाजिनेज। ये है T3। इसके रेस्पॉन्स में इन्होंने क्या रिलीज किया, देखो अभी ध्यान देखो, समझो, ध्यान से देखो, समझो। हाँ, यहां से हमें मिलेगा कोलाजिनेज, ठीक है। यहां से हमें क्या मिला, कोलाजिनेज। और क्या मिलेगा हमें, दो प्रोटीन्स और मिलेंगे जिसका नाम है मेटालोप्रोटीएज और कैथेप्सिन। मेटालोप्रोटीएज एंड कैथेप्सिन। मेटालोप्रोटीएज एंड कैथेप्सिन। और ये जो दोनों के दोनों प्रोटीन है, मेटालोप्रोटीएज और कैथेप्सिन, ये दोनों की दोनों कैसी प्रोटीन है, बोथ ऑफ देम आर एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ये क्या है, ये है एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। मतलब ये एपोप्टोसिस करवा देंगी, ये क्या करवा देंगी, एपोप्टोसिस करवा देंगे। तो टेल जो है वो क्या हो जाएगी, रिग्रेस हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है कि हेड, ट्रंक और टेल रीजन की जो सेल्स हैं, या जो ये तीनों के तीनों रीजन हैं, ये अलग अलग तरह से बिहेव शो करते हैं इन रेस्पॉन्स टू T3। T3 के रेस्पॉन्स में अलग अलग तरह से ये अपना बिहेवियर शो करते हैं। और दूसरी चीज, दे इंक्रीज द रेट ऑफ एपोप्टोसिस, इंक्रीज द रेट ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का रेट भी इंक्रीज कर रहे हैं ये मेटालोप्रोटीएज और कैथेप्सिन जो है, दे इंक्रीज द रेट ऑफ एपोप्टोसिस। अब हम कुछ कंडीशंस और देखेंगे, अब हम कुछ कंडीशंस और देखेंगे। तो अगर मेटालोप्रोटीएज का इनिबिटर यूज किया जाए, ठीक है, अगर हम यूज करते हैं इनिबिटर, किस चीज का इनिबिटर, मेटालोप्रोटीएज का इनिबिटर। मेटालोप्रोटीएज प्रोटीन है ना, मेटालोप्रोटीएज, ये है मेटालोप्रोटीन। हम यूज कर रहे हैं इसका इनहिबिटर, हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, इनहिबिट। मेटालोप्रोटीएज क्या करता है, एपोप्टोसिस करता है, एपोप्टोसिस की रेट को इंक्रीज करता है। और टेल जो है वो क्या हो जाती है, रिग्रेस हो जाती है। मेटालोप्रोटीएज की वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो हम इसका इनिबिटर यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, टेल इनिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीएज। टेल इनिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीएज, ये क्या है, टेल इनिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीएज। ये यूज किया हमने, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने इसको यूज किया है तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जो टेल है वो क्या करेगी, वो परसिस्ट करती रहेगी। टेल जो है वो एज इट इज रह जाएगी, टेल विल परसिस्ट इन दिस केस। अगर हम यूज कर रहे हैं टेल इनिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीज, द टेल विल परसिस्ट, टेल जो है वो परसिस्ट करेगी और वो रिग्रेस नहीं होगी। टेल विल परसिस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ड्यूरिंग मेटामॉर्फ
ठीक है, ये हो गया कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ क्या चीजें हैं, द डिफरेंट रीजन ऑफ लार्वा बिहेव डिफरेंटली फॉर T3 स्टिमुलेशन, ये हमने बात कर ली है। T3 promote the development of head and trunk but promote the regression in tail, ये भी हमने बात कर ली है। Because the T3 region under the influence of T3 produce collagenase and metalloprotease, इन सब की भी हमने बात कर ली है। यहाँ देखो कैथेप्सिन के बारे में बात कर रहे हैं, और टेल इनिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीएज अगर प्रोवाइड किया जाता है तो टेल जो है वो परसिस्ट कर जाते हैं, उसका मेटामॉर्फोसिस जो है वो नहीं हो पाता है। तो एक और हार्मोन है जो कि इनिबिट करता है किसको, T3, और उस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन अगर मान के चलो किसी लार्वा में मेटामॉर्फोसिस चल रहा है और हमने T3 के साथ साथ, T3 तो सिस्टम में है ना, अगर प्रोलैक्टिन यूज कर दिया, प्रोलैक्टिन अगर हम यूज करेंगे तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। मेटामॉर्फोसिस में ये रहेगा कि जो टेल जो है ना वो रिग्रेस नहीं करेगी, टेल जो है वो परसिस्ट रहेगी। अगर प्रोलैक्टिन प्रोवाइड किया हमने कौन से रीजन पे, टेल रीजन पे, स्पेसिफिक बात चल रही है, टेल रीजन पे परसिस्ट किया, और अगर और कंटिन्यू आप ये मान के चलो, अगर हमने प्रोलैक्टिन थ्रू आउट द लार्वा यूज किया, यहां पर भी, 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 क्या यूज किया, प्रोलैक्टिन, तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन अगर यूज किया तो यहां पर मेटामॉर्फोसिस जाएगी, मेटामॉर्फोसिस फॉल्ट, मेटामॉर्फोसिस फॉल्ट, मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगी। ठीक है, ये चीजें जो है देखने को मिलती है। कंडीशंस देखो, मान के चलो कि ये एक मेटामॉर्फिक लार्वा है, ये इसका हेड रीजन है, ये इसका ट्रंक रीजन है, और ये इसका टेल रीजन, ये है टेल, ये क्या है, टेल, और ये टेल जो है मैंने इस लार्वे के ऊपर क्या कर दी, ग्राफ्ट कर दी। कहां पर ग्राफ्ट की है, देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, इसको कलर को चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको इजी रहे। ये कलर चेंज कर दिया और यहां पर मैंने उस टेल को जो है वो ग्राफ्ट कर दिया, ये है टेल जो कि है ग्राफ्टेड। टेल कैसी है, ये ग्राफ्टेड टेल। अगर हम यहां पर बात करें तो इस केस में हमें नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस देखने को, नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस, और दोनों के दोनों जो टेल हैं वो दोनों की दोनों रिग्रेस कर जाएंगे, बोथ द टेल, बोथ द टेल्स रिग्रेस। कंडीशंस हैं ये, ठीक है, ये क्या है, कंडीशंस। कंडीशन क्या है कि एक टेल जो है वो भी ऐसे बना दो, इसका टेल यहां से कट किया गया और दूसरे लार्वा के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया गया, ये दूसरा लार्वा है, एक लार्वा का टेल दूसरे लार्वा के टेल की टेल वाले रीजन पे ग्राफ्ट कर दिया, तो दोनों के दोनों टेल जो है वो रिग्रेस कर जाएंगे। और दूसरी कंडीशन, अगर मैं आई को ग्राफ्ट कर देता हूं, अगर मैं आई को ग्राफ्ट कर देता हूं तब क्या होगा, कहां पर करता हूं, ये मान के चलो मैंने, ये लार्वा है, इसकी एक आई ये है और दूसरी आई मैंने यहां से ये क्या है, इसकी आई, ये परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट है, हम कोई इसमें आइडियाज नहीं लगा रहे। ये ट्रंक और टेल के बिल्कुल मिडल का रीजन है, और ये क्या है, ट्रंक, और ये क्या है, हेड। आई को कहां पर अटैच किया गया, आई को उस रीजन पे अटैच किया गया जहां पर हेड और ट्रंक रीजन आपस में मिल रहे हैं, हेड और ट्रंक रीजन जहां पर आपस में मिल रहे हैं वहां पर अटैच किया गया इस आई को। ये आई क्या कर दी हमने, ग्राफ्ट कर दी, ये आई हमने ग्राफ्ट कर दी।
मतलब हम ये चेक कर रहे हैं कि T3 का इफेक्ट जो है वो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे किस तरह से होता है। ये है कंडीशन X, ये है केस नंबर 1, या फिर आप बोलो कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन 1, ये है कंडीशन 2। दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2। ये है हमारे पास कंडीशन। एक लार्वा की आई हमने ग्राफ्ट कर दी किस रीजन पे, जहां पर टेल और ट्रंक रीजन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में टेल तो जो है वो क्या कर जाएगी, रिग्रेस कर जाएगी। और इस लार्वे में जो ट्रंक वाला रीजन है वहां पर आई जो है वो क्या करेगी, वो परसिस्ट करेगी। आई जो है वो एज इट इज रह जाएगी, टेल जो है वो रिग्रेस कर जाएगी। ये डिफरेंसेस हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। प्रोलैक्टिन याद रख लेना, T3 मेटालोप्रोटीएज और कैथेप्सिन जो प्रोटीन्स हैं जो क्या करवाती है, एपोप्टोसिस को की रेट को इंक्रीज करवाती हैं। उन चीजों को आप याद रख लेना। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स के अंदर 3 तरह की मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलती है, और वो 3 तरह की मेटामॉर्फोसिस ये रही। देखो, आप अगर इस डायग्राम को भी ध्यान से देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें लिखा गया है ए मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस और होलो मेटाबोलस। मतलब आप मेटाबोलस को मेटामॉर्फोसिस पढ़ सकते हो। ए का मतलब विदाउट, दूसरा का मतलब हेमी, हेमी का मतलब हाफ, और होलो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। भाई बायोलॉजी में होलो का मतलब तो कंप्लीट होता है ना। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ या इनकम्प्लीट। मैं यहां पर लिख देता हूं हाफ, आप इनकम्प्लीट भी लिख सकते हो। हेमी का मतलब तो आधा होता है ना, जैसे हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर। तो ये हो गया हाफ। ए मेटाबोलस के प्रोसेस में क्या देखने को मिल रहा है, जैसे लार्वा जो है ना, जो लार्वा है वो किस में चेंज होता है, लार्वा चेंज हो रहा है यहां पर प्रोनिम्फ में। लार्वा जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोनिम्फ में, जो कि रिजेंबल करता है एडल्ट के साथ। ये रिजेंबल शो कर रहा है। ये वही बातें हैं जो उधर लिखी हुई है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ए मेटाबोलस में क्या होता है, जो डेवलपिंग लार्वा है वो प्रोनिम्फ में कन्वर्ट होता है। और ये प्रोनिम्फ जो है वो एडल्ट का छोटा वर्जन होता है, स्मॉल वर्जन होता है, और इट विल लुक्स लाइक एडल्ट, लुक लाइक एडल्ट। प्रोनिम्फ छोटा होता है लेकिन एडल्ट के जैसा ही दिखता है। और इस तरह का मेटामॉर्फोसिस कहां पर देखने को मिलता है, मे फ्लाई में देखने को मिलता है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। स्टेटमेंट क्या है, हैचिंग रिजल्ट्स इन प्रोनिम्फ स्टेज। स्टेज कौन सी है, केवल एक स्टेज, प्रोनिम्फ स्टेज, बस ओनली वन। और ये लंबी ड्यूरेशन तक चलती है, और जो प्रोनिम्फ है वो एडल्ट के जैसा ही हमें देखने को मिलता है। पहली बात ये खत्म, ए मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस की बात करो, हेमी मेटाबोलस, हेमी मेटाबोलस डायग्रामेटिकली समझो। भाई एज इट इज सेम क्या आया, प्रोनिम्फ, और प्रोनिम्फ के बाद इंस्टर 1, इंस्टर 2 स्टेज, और फाइनली एडल्ट। आप प्रोनिम्फ के बाद क्या है, निम्फ, और निम्फ में भी 2 स्टेज आते हैं, निम्फ इंस्टर 1 और इंस्टर 2। हेमी मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस में क्या हुआ कि लार्वा आया, ठीक है, लार्वा लार्वा इंस्टर स्टेज 1, इंस्टर 2, ठीक है, उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, और प्यूपा के बाद हमें फाइनली एडल्ट देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल अलग होता है बाकी सभी स्टेजेस से, जो कि बाकी स्टेजेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये मेन डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये आप देख लोगे पता चल जाएगा क्या है। हैचिंग की वजह से क्या आता है, प्रोनिम्फ स्टेज देखने को मिलती है, और ये 1 वीक पीरियड के आसपास तक रहती है। लुक लाइक एन एडल्ट बट इमेच्योर।
बट इमेच्योर, इट कंटेन एडल्ट फीचर्स आर मिस, ठीक है, बट इमेच्योर, एडल्ट फीचर्स जो है इसमें मिसिंग रहते हैं, एडल्ट फीचर्स आर मिसिंग। प्रोनिम्फ जो है वो किस में हैच होता है, वो इंटरमीडिएटरी स्टेजेस में जो है वो हैच होता है, और उन इंटरमीडिएटरी स्टेजेस का नाम है निम्फ स्टेज। प्रोनिम्फ, निम्फ और एडल्ट। निम्फ में दो स्टेजेस आती है, इंस्टर 1 इंस्टर 2। एग्जांपल है ग्रास ओपर और एग्जांपल है स्केल इंसेक्ट। स्केल इंसेक्ट एक बड़ा सा लंबा सा आप एक इंसेक्ट दिखेगा जो आपको कैसा दिखेगा, ट्विग के जैसा, टहनी जो होती है ना के जैसा दिखेगा। होलोमेटाबोलस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें लार्वा देखने को मिलता है, प्यूपा देखने को मिलता है, अडल्ट देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बटरफ्लाई। बेस्ट एग्जांपल इज बटरफ्लाई। तो इसमें तो ज्यादा कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है, आप इसको एक सीक्वेंशियल इवेंट में लिख सकते हो कि लार्वा है, ठीक है, और लार्वा में भी इंस्टर 1 और इंस्टर 2, ये दो स्टेजेस आप लिख दोगे। लार्वा में भी इंस्टर 1 और इंस्टर 2 दो स्टेजेस हैं, ये दोनों स्टेजेस आप लिख दोगे। ये हो गया लार्वा की स्टेज। लार्वा के बाद ये कन्वर्ट किसके अंदर होता है, प्यूपा में, और प्यूपा से हमें क्या देखने को मिलता है, एडल्ट। लार्वा प्यूपा एडल्ट। यहां पर प्रोनिम्फ, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है निम्फ में, और निम्फ के बाद हमें मिलता है एडल्ट देखने को। एग्जाम्पल देख लो, रिजेंबल करता है निम्फ, ये जो प्रोनिम्फ है ये रिजेंबल करता है एडल्ट से कुछ फीचर्स में, लेकिन कुछ फीचर्स एडल्ट के इसमें मिसिंग रहते हैं। चलो इंसेक्ट हॉर्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इंसेक्ट्स में जो मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फिक हार्मोन कौन से होते हैं जो मोल्टिंग को प्रमोट करते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसेक्ट हॉर्मोन्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंसेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, पीटीटी, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, 109 अमाइनो एसिड का ये हार्मोन होता है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द ब्रेन, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ द ब्रेन। ध्यान से देखो, यहां पर आ जाओ सारे के सारे स्टूडेंट्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है ब्रेन की, ब्रेन की क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इन्होंने क्या सिक्रीट किया, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। और ट्रोपिक हार्मोन का मतलब क्या होता है, वैसा एक ऐसा हार्मोन जो किसी एक पर्टिकुलर सिक्रेटरी ग्लैंड से आया है, और वो दूसरे ग्लैंड के ऊपर जो है वो एक्ट करके वहां से भी एक हार्मोन रिलीज करवाता है, दैट इज ट्रोपिक हार्मोन, दैट इज ट्रोपिक हार्मोन। तो प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो जाके एक्ट करेगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड के ऊपर, यहाँ डार्क कलर का प्रोथोरेसिक ग्लैंड, यहां से एक हार्मोन यूज जो रिलीज हुआ उसका नाम क्या है, एक्डाइजोन। एक हार्मोन हो गया एक्डाइजोन, और दूसरे हार्मोन का नाम क्या है, जुवेनाइल हार्मोन। दूसरे हार्मोन का नाम क्या है, जुवेनाइल हार्मोन। ये हार्मोन जो एक्डाइजोन है, इट विल प्रमोट्स द मोल्टिंग, ये मोल्टिंग का सिग्नल देता है। एक्डाइजोन जो है इट प्रोवाइड्स द सिग्नल ऑफ मोल्टिंग, और जुवेनाइल हार्मोन है वो ट्राई करता है कि जो ये लार्वा है ये इनिशियल स्टेजेस में ही रह जाए या इनिशियल स्टेजेस में ही रुके। तो जुवेनाइल हार्मोन आता कहां से है भाई, जुवेनाइल हार्मोन जो है वो आता है कोर्पस अलाटा से। कहां से आता है, कोर्पस अलाटा। ब्रेन के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच रहता है जिसका नाम क्या है, कोर्पस अलाटा। कोर्पस अलाटा से आया क्या, जुवेनाइल हार्मोन। अब जुवेनाइल हार्मोन और एक्डाइजोन हार्मोन दोनों के दोनों जो है वो अपना इफेक्ट शो करेंगे। कैसे, देखो कैसे इफेक्ट शो करेंगे, ये देखो यहां पर प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन आया था, कहां से, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन ने क्या रिलीज किया, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। याद रख लेना ये सारी बातें, सब कुछ डायग्राम में गिवन है, आप डायग्राम बहुत ध्यान से देख लोगे सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। डायग्राम देखो, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन कहां से आया है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन। ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जो कि ये रहा, जो कि ये रहा। यहां से क्या आएगा, एक्डाइजोन। देखो एक्डाइजोन की कंसंट्रेशन पे फोकस करो, एक्डाइजोन की कंसंट्रेशन पे फोकस करो। यहां पर एक्डाइजोन,
यहाँ पर एक्डाइजोन और यहाँ पर एक्डाइजोन। क्योंकि हम इंसेक्ट हार्मोन पढ़ रहे हैं तो हम एक्डाइजोन और इसके बारे में, जुवेनाइल हार्मोन के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। कोर्पस अलाटा से क्या आया? कोर्पस अलाटा से आया जुवेनाइल हार्मोन। ठीक है, यहां से क्या आया? जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल, काट दो भाई। कोर्पस अलाटा से आया जुवेनाइल हार्मोन। सारी चीजें इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। देखो, जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन के आप ऊपर फोकस करो। इनिशियल स्टेजेज में जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ओके, इनिशियल स्टेजेज में जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब अर्ली लार्वा के बाद मैच्योर लार्वा कंसंट्रेशन डिक्लाइन हुई, और फाइनली लो कंसंट्रेशन ऑफ जुवेनाइल हार्मोन, मतलब जुवेनाइल हार्मोन कम और एक्डाइजोन ज्यादा। एक्डाइजोन का इफेक्ट देखो, एक्डाइजोन जो है वो इक्वली जो है वो बिल्कुल लार्वा में, प्यूपा में, एडल्ट में, तीनों में वो इक्वली शो हो रहा है। यहां तक मेटामॉर्फोसिस की बात चल रही है, यहां तक मेटामॉर्फोसिस की बात चल रही है। जैसे 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 मेटामॉर्फोसिस मॉर्फिक इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्लाइन करती जाती है। तो जैसे ही जुवेनाइल हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो स्टेजेज हैं वो इनिशियल स्टेजेज रहती हैं। जैसे जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन कम होती है, एक्डाइजोन अपना फंक्शन जो है वो शो करता है। और एक्डाइजोन क्या शो करता है? एडल्ट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जो है वो एक्डाइजोन करवाता है। तो यहां से चीजें क्लियर ये हैं, जो आपको नाम याद रखने हैं, जो चीजें आपको याद रखनी। इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट के ब्रेन में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ये रिलीज करती है प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको पीटीटीएच से हम डिनोट करते हैं। ये रहा पीटीटी। ये हार्मोन आया प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, रिलीज करवाएगा एक हार्मोन जिसका नाम है एक्डाइजोन। एक्डाइजोन। दूसरी तरफ ब्रेन में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? कोर्पस अलाटा। कोर्पस अलाटा के अलावा कोर्पस कार्डियकम भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कोर्पस कार्डियकम। लेकिन हमें कोर्पस अलाटा के बारे में पढ़ना है। कोर्पस अलाटा से आएगा जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन का कंसंट्रेशन जो है वो मेटामॉर्फोसिस की इनिशियल स्टेज से जब फाइनल स्टेज की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। अगर मैं बात करूं इधर से इधर तक तो क्या हो रहा है? तो जुवेनाइल हार्मोन का कंसंट्रेशन डिक्लाइन हो रहा है। जुवेनाइल हार्मोन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है इस डायरेक्शन में, इधर से इधर की तरफ। तो ये था मोल्टिंग हार्मोन। ठीक है, कहीं पे लिखा है ना मोल्टिंग हार्मोन, तो एक्डाइजोन को हम मोल्टिंग हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये मोल्टिंग को प्रमोट करता है। चलो यहाँ क्या मेंशन है? पीटीटीएच इंड्यूस कोर्पस अलाटा, ठीक है, टू प्रोड्यूस जुवेनाइल हार्मोन। बात समझ में आई? पीटीटीएच का रोल, पीटीटीएच जाके एक्ट करेगा किसके ऊपर? एक तो कोर्पस अलाटा के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर एक्ट करेगा? प्रोथोरेसिक ग्लैंड के ऊपर। प्रोथोरेसिक ग्लैंड। यहां से कौन सा हार्मोन आएगा, यहां से कौन सा हार्मोन आएगा, वो यहां मेंशन है। एक्डाइजोन आया जो कि एक स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है, जो कि क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन। और ये क्या करवाता है? एक मोल्टिंग हार्मोन है जो कि ग्रोथ प्रमोट करता है। एक्डाइजोन एंड जुवेनाइल हार्मोन आर द एंटागोनिस्ट। एक्डाइजोन एंड जुवेनाइल आर द एंटागोनिस्ट। जुवेनाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो एक्डाइजोन के इफेक्ट को इनिबिट करता रहेगा, वो एक्डाइजोन के इफेक्ट को इनहिबिट करता रहेगा। जुवेनाइल हार्मोन ज्यादा लार्वल स्ट्रक्चर देखने को, जुवेनाइल हार्मोन का कंसंट्रेशन कम, प्यूपल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ जुवेनाइल हार्मोन, एडल्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे के, लेकिन किसके इन्फ्लुएंस में? एक्डाइजोन के इन्फ्लुएंस। तो एक्डाइजोन तीनों स्टेजेस में देखने को मिलता है, लेकिन जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन
डिक्लाइन करती रहती है। ये थे इंसेक्ट्स हार्मोन, और ये था हमारा पार्ट मेटामॉर्फोसिस का। अगर आपने चीजें ध्यान से सुनी है होंगी तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत मुश्किल नहीं है, चीजें रीड कर लेना जो कि गिवन है। बहुत अच्छे आप नोट्स बना सकते हो यहाँ से। तो 2 मिनट की समरी में हम देख लेते हैं। हमने मेटामॉर्फोसिस की बात की और हमने मेनली फोकस किया एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियंस की बात की। और मेटामॉर्फोसिस हमने जो मेजर फोकस रहा हमारा वो टेल के ऊपर रहा, एम्फीबियंस की अगर बात करें तो, है ना। और टेल में कौन कौन सी पर्टिकुलर प्रोटीन्स का प्रोडक्शन या प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी। हमने बात की कि हार्मोन कौन सा यूज होता है, इस हार्मोन का इनिबिटर कौन है, प्रोलैक्टिन है। ये सारी बातें की हमने, और हमने ग्राफ्टिंग से रिलेटेड बातें की। हमने मेटामॉर्फोसिस का हार्मोन रेगुलेशन इसकी बात की, इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस की बात की, और फाइनली हमने लास्ट में इंसेक्ट हॉर्मोन्स के बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया। प्रोथोरेसिक हार्मोन, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि कॉर्पस अलाटा से तो जुवेनाइल हार्मोन रिलीज करवाता है, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड से क्या रिलीज करवाता है, एक्डाइजोन। चलिए, दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी एक लेक्चर में और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का शायद आपके साथ लेके आऊंगा जो कि हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द एस्पायरेंट्स। सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड थैंक यू वेरी मच अगेन।